नमस्कार, वेलकम टू बैक केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य काल के बाद में अचानक से मौर्य काल का पतन हो जाता है और उस पतन में सबसे जो भूमिका रहती है वह पुष्यमित्र की रहती है। शुंग वंश का होता है पुष्यमित्र। ठीक है, तो अब पुष्यमित्र शुंग जो आकर उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो स्थापित की, अब उसके बारे में डिटेल से प्राप्त किया। उसने एक वंश स्थापित किया। उससे क्या हुआ कि एक जो ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म जो संरक्षण देने वाला जो राज्य था वो वैदिक धर्म को संरक्षण देने लग जाता है। तो अब आज हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आइए, तो पुष्यमित्र शुंग। इसका जो टाइम पीरियड है वो 185 बीसी से 148 बीसी। ठीक है, तो मौर्य काल के अंदर बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलता है, बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, वर्चस्व बढ़ता है। ठीक है, और उसके हमने उससे पहले की क्लास में जब बात की थी तो मौर्य काल की जो शासकों की वगैरह जो बहुत सारी कमजोरियां होती है, उस कारण से वो बौद्ध धर्म जो ये मौर्य काल जो पतन के रास्ते पर चला जाता है। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग है वो एकदम से एक नया चेंज लेकर आता है, जो बौद्ध धर्म की जगह वैदिक धर्म को वो संरक्षण प्रदान करता है और एक शुंग वंश की शासन स्थापित करता है। आखिर पुष्यमित्र शुंग कौन था और उसने ये सब कैसे किया? देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, मौर्य शासक बोल दीजिए आप, मौर्य शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ का सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था। तो बृहद्रथ के समय क्या हो जाता है कि इसका जो राज्य में है ना, राज्य के जो मंत्री होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो दो गुटों के अंदर बच जाते हैं। एक का नेता होता है ये पुष्यमित्र, और दूसरे का नेता होता है बृहद्रथ का जो एक सचिव होता है, सेक्रेटरी है ना, सचिव। नाम नहीं पता, उसका नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरा जो होता है वो सचिव होता है। तो इन दोनों के बीच में गुटबंदी हो जाती है, गुटबंदी हो जाती है। और वो काल थोड़ा ऐसा भी था कि वो सम्राट के पतन का काल भी था और सब जगह से वो घिरा हुआ था। तो इन दोनों के बीच में दलबंदी हो जाती है। फिर एक दिन जो ये पुष्यमित्र शुंग है वो इसकी बृहद्रथ की हत्या कर देता है और जो ये पाटलिपुत्र है इस पर अधिकार कर लेता है, यानी कि जो राजगद्दी के ऊपर अधिकार कर लेता है। और उसके सारे जितने भी सहयोगी होता है उनको भी वो मार डालता है और कुछ एक को जेल के अंदर बंद कर लेता है। ठीक है, तो अब पुष्यमित्र शुंग ने जो काम किए उनके बारे में देखते हैं, क्या क्या काम किए उसे। पहला जो काम है उसने किया वो है विदर्भ के साथ में युद्ध, विदर्भ से युद्ध। विदर्भ से युद्ध। ठीक है, तो देखिए हम उस जो डिटेल हमने देखी थी उसको वापस से देखते हैं। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ के अंतिम काल में गुट दो भागों में बढ़ जाता है, अभी हमने बात की थी। एक का जो नेता होता है पुष्यमित्र शुंग, और दूसरे का जो नेता होता है इसका सचिव होता है।
फिर एक दिन मौका पाकर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। इसने इसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये पाटलिपुत्र के ऊपर यानी कि मगध पर या पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, फिर इसको तो मार देता है, इसको जेल में डाल देता है। फिर ये राजगद्दी पर अधिकार। फिर उस समय एक और क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को तो हड़प लेता है, लेकिन कुछ क्षेत्र था, एक विदर्भ था, अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। विदर्भ का जो राजा होता है वो कौन होता है? बृहदत्त के सचिव का साला होता है, इसका साला होता है, उसका नाम होता है यज्ञसेन। ठीक है, इसका साला होता है। तो विदर्भ, तो पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा होता है, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा होता है अग्निमित्र, इसका बेटा वसुमित्र नहीं, वीर, इसका जो सेनापति होता है वीरसेन जो इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसको हरा देता है। तो विदर्भ के साथ में युद्ध होता है। तो ये सारी जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है जानकारी? ये मालविका अग्निमित्रम में। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने। इसके ऊपर युद्ध किया और इसका विजय कौन हुआ? अग्निमित्र। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उसके काम की, वो है यवन आक्रमण। उसके टाइम में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी यवन आक्रमण। यवन आक्रमण यानी कि यूनानियों का आक्रमण। यवन आक्रमण की जानकारी के जो स्रोत हैं वो, एक तो जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य, जानकारी के स्रोत, इसमें पहला है पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, और तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम। पतंजलि के महाभाष्य में
पतंजलि के महाभाष्य में वर्णन मिलता है कि यवन का आक्रमण अयोध्या पर हो गया, अयोध्या यानी कि साकेत पर, अयोध्या बोले तो साकेत पर आक्रमण हो गया। और पतंजलि के महाभाष्य में यह भी वर्णन मिलता है कि माध्यमिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण कर दिया? माध्यमिका नगरी पर। माध्यमिका नगरी कौन सी थी? चित्तौड़। ठीक है। और गार्गी संहिता के युग पुराण के अंदर, गार्गी संहिता के युग पुराण में मथुरा, यवनों का आक्रमण मथुरा, साकेत, साकेत नहीं, मथुरा, पांचाल और पाटलिपुत्र पर आक्रमण होने के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। तो इन जो मेन रूप से जो 3 ग्रंथ है ये, वहां से हमें यवन आक्रमण की जानकारी के सोर्सेस मिलते हैं। तब ये और जो ये 3 जो है स्ट्रफर, रेप्सन और स्मिथ, स्ट्रफर, रेप्सन और स्मिथ, इन तीनों का जो कहना है कि जो जिनका आक्रमण शुंग समय में, शुंग काल में यहाँ पर भारत पर हुआ, उसका जो नेता था वो मिनेंडर था। मिनेंडर, ठीक है। स्ट्रफर, रेप्सन और स्मिथ। इसके बाद देखिए भंडारकर, राय चौधरी, ये विद्वान है। भंडारकर, एक भंडारकर है, एक राय चौधरी है, एक का नाम है जायसवाल। जायसवाल साहब है। तो इनका कहना है कि जो आक्रमण जो हुआ उनका नेता था डेमेट्रियस। एक का कहना है कि जो पहला जो दल है उनका तो कहना है कि स्टेपल, रेप्सन, स्मिथ जो है वो कहते हैं कि नेता इनका मिनेंडर था। और दूसरा दल है भंडारकर, राय चौधरी और जायसवाल साहब का, तो वो कहते हैं कि डेमेट्रियस है वो इसका नेता था। तो एक महोदय था टर्न, क्या नाम था? टर्न। इन दोनों का कहना है कि ये के दोनों ही थे। दोनों कैसे? कि इसका जो नेता था वो तो था मिनेंडर, नेता तो मिनेंडर था, शासक तो मिनेंडर था, लेकिन जो इसका जो नेतृत्व करने वाला था सेना का वो डेमेट्रियस था। ठीक है। इन तीनों के अलावा और कहीं से हमें ये जानकारी नहीं मिलती है। मेन रूप से ये 3 है। और इनका ये जो आक्रमण हुआ था, ये जो कहने वाले जो नेता के मिनेंडर था ये स्टेपल, रेप्सन और स्मिथ है। और भंडारकर, राय चौधरी, जायसवाल साहब कहते हैं कि डेमेट्रियस है। और टन महोदय कहते हैं ये दोनों के इनको। और सिक्के भी मिले हैं उसके पास में, मथुरा के आसपास सिक्के भी इनके यवनों को वगैरह मिला है कि अयोध्या के आसपास भी मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि यवनों का आक्रमण जो है वो हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद में हम मेन रूप से तीसरी जो चीज़ है वो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे।
अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ के बारे में, अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था उसके बारे में हमने पहले भी जानकारी हासिल कर ली थी जब हम वैदिक धर्म वगैरह पढ़ रहे थे। उस समय विभिन्न यज्ञ वाजपेयी वगैरह जो यज्ञ थे अलग अलग, उनके बारे में डिटेल हमने प्राप्त कर ली थी। अब उसके बाद में ये जो अश्वमेघ यज्ञ है पुष्यमित्र शुंग के समय, इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य, एक तो पतंजलि के महाभाष्य और दूसरी जो सोर्सेस है वो है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम। अब ये मालविका कौन थी और अग्निमित्र कौन था? मालविका तो कौन थी? जब हमने पिछली बार जब बात की थी वो कि भाई यज्ञसेन की बात की थी हमने, यज्ञसेन। ठीक है। अब यज्ञसेन जो है उसका एक सचेरा भाई था, सचेरा भाई, इधर देखिए, सचेरा भाई, उसका नाम क्या था? माधवसेन। उसकी बहन थी ये कौन? मालविका। इसकी बहन थी मालविका और उसका जो प्रेम हुआ था वो अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन? पुष्यमित्र शुंग का बेटा, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र, इससे दोनों का प्रेम विवाह हो गया था। ठीक है। और मालविका और अग्निमित्र, उनके प्रेम विवाह की कहानी के ऊपर कालिदास ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो हम तो बात कर रहे थे अश्वमेघ यज्ञ की। ठीक है। इन तीनों के अंदर जो मेन रूप से जो है ये जानकारी मिलती है इन दोनों के अंदर कि अपने जो अश्वमेघ यज्ञ करवा, अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि एक यज्ञ किया जाता था, उसके अंदर एक घोड़े को सजाया जाया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था वो क्षेत्र उस राजा के अधिकार क्षेत्र के अंदर मान लिया जाता था। और फिर जब हम देखेंगे यवन आक्रमण के अंदर भी ये जो अश्वमेघ यज्ञ था, है ना, जो अश्वमेघ यज्ञ के कारण ही वो यवन आक्रमण की यवनों ने जो ये इनका पुष्यमित्र शुंग जो है ये, है ना, इनका घोड़ा पकड़ लिया था, इनका शुंगों का घोड़ा पकड़ लिया था। घोड़ा पकड़ने के कारण दोनों के जो शासक थे वो आपस में टकराए और युद्ध हुआ और ये पुष्यमित्र जो ये शुंग शासक है वो विजयी हुए। तो इनमें जो युद्ध का जो मेन कारण था वो अश्वमेघ यज्ञ में वो घोड़ा छोड़ने के कारण था। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग जो है उनके साम्राज्य विस्तार की। राज्य विस्तार की सबसे ज्यादा जानकारी है वो 3 सोर्सों से मिलती है। एक तो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और दूसरा जो है तारानाथ देता है जानकारी, मालविका अग्निमित्रम, तारानाथ और बौद्ध ग्रंथ एक दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है वो इस पुष्यमित्र शुंग समय शुंगों के जो राज्य विस्तार की वो जानकारी इसके अंदर मिलती है। तो हाँ, इसके अंदर जो युद्ध हुआ था यवनों के अंदर और शुंगों के अंदर, तो उस युद्ध के में जो था वो
वो ये शुंग जो विजय हुए थे, लेकिन यवन थे जो यवनों का आक्रमण साकेत पर हुआ था, पाटलिपुत्र पर पुत्र पर हुआ था, यानी कि बहुत जगह पर आक्रमण, उनके सिक्के भी मिले अलग अलग जगह। कोई विद्वान कहता है कि कहीं इन्होंने दावा किया है कि सिक्के मिलने के कारण कि ये क्षेत्र के उनके उनका हो चुका था, यानी कि यवनों का हो चुका था, और कुछ का सिक्के जो व्यापार का प्रतिनिधित्व करते, इसलिए ये भूभाग उनका नहीं हो चुका था। ठीक है। और हाँ, धनदेव का एक अयोध्या अभिलेख प्राप्त हुआ है, अयोध्या का अभिलेख, अयोध्या अभिलेख किसका है? धनदेव का, धनदेव का अयोध्या अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे जो पुष्यमित्र शुंग हैं, पुष्यमित्र शुंग जो है, इन शुंग वंश की जो अधिकार है वो अयोध्या में भी मिलता है कि कौशल पर इन्होंने अधिकार कर दिया था, कौशल पर शुंगों का अधिकार था, शुंगों का अधिकार। ठीक है। तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था पतंजलि जो था वो इसका, हाँ ये पुरोहित था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था उसका पुरोहित था वो पतंजलि था। तो इसने टोटल यज्ञ कितने करवाए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेघ यज्ञ, जिसका पुरोहित पतंजलि था। ये जानकारी हमने कहाँ से मिलती है? 2 अश्वमेघ यज्ञ करी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, इसके अभिलेख से, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और कई जगह यह भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो के ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और ब्राह्मण धर्म के बढ़ोतरी के लिए उसने काम किए। और साकल सियालकोट जो पाकिस्तान के अंदर है, उसमें ये घोषणा की कि कोई मुझे बौद्ध भिक्षु का सर लाकर देगा तो उसको मैं 100 दिनार दूंगा। लेकिन ये बात गलत सिद्ध होती है कि उसने जो पुष्यमित्र शुंग वंश ने है ना, जो सांची के स्तूप में भी अपना योगदान दिया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, बौद्ध स्तूपों में पत्थर लगवाए इसने। तो ये बात मानने में तो बौद्ध भिक्षुओं का थोड़ा अतिरंजित जो बात है वो सामने आती है। ठीक है। तो हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग के जो है मेन जो 3 चीजें होती है, एक तो विदर्भ पर अधिकार, विदर्भ के साथ युद्ध, दूसरी बात है विदर्भ के साथ युद्ध, और दूसरी बात यवन आक्रमण, और तीसरा अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो इनमें जो महत्वपूर्ण, अपने राज्य विस्तार भी देख लिया और इनके उनका जो परिवार है, परिवार क्या वंश कहेंगे, वंश के अंदर जो शासक थे उनका जो कालक्रम वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। एक तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र के बाद में अग्निमित्र आ जाता है, उसके बाद में वसुमित्र, उसका जो अंतिम जो शासक होता है वो देवभूति होता है। क्या होता है? देवभूति। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पुराणों के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? पुराणों के अंदर। और देवभूति को कण्व वंश का एक शासक होता है, कण्व वंश बाद में स्थापित करता है। कण्व वंश का शासक जो होता है वासुदेव,
वासुदेव जो है इसकी हत्या कर देता है। वासुदेव जो होता है इस वंश देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो आज ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो इनके जो इसके युद्ध वगैरह जो थे और उसने जो अपने जीवन में जो जो काम किए वो आज समाप्त हो गए। और कहीं समझने में दिक्कत हो तो कॉलेज आइए, कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए। धन्यवाद।